करते रहेंगे मोनोटोनस तो थोड़ा सा बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आज की क्लास जो है वो एमसीक्यू सेशन होगी, उससे आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि एमसीक्यूज किस तरह के आ रहे हैं, कितने चैलेंजिंग होते हैं या कितने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है मोल्स के ए लेवल के एमसीक्यूज। आज की क्लास थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन करेंगे हम, इसमें जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो इन्वॉल्व करेंगे वन बाय वन। जिस तरह आपके नाम पार्टिसिपेंट्स में अपीयर हो रहे हैं, जैसे नंबर 1 पे हमारे पास अनस असलम है, नंबर 2 पे आयशा फारूकी हैं, 3rd नंबर पे खिलास अहमद खान है, 4 पे मारिया हामिद हैं। इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं ये इसी ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली। अच्छा, अब टास्क किस तरह से लेके चलेंगे हम कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो असूलन असाइन हुआ है अनस असलम को, ठीक है, बट ये सॉल्व सब करेंगे और इंक्लूडिंग अनस असलम अपना आंसर मुझे प्राइवेटली देंगे, ठीक है, मैसेज के अंदर, प्राइवेट मैसेज में, एवरीवन में मत दें। जैसे ही जिसका आंसर मुझे रिसीव होगा उसको मैं जवाब दे दूंगा कि तुम्हारा आंसर सही आया है या गलत आया है। अगर सही आया है तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर जाओ, पर जब ये स्टूडेंट अनस असलम अपना आंसर सही दे देंगे तो मैं उसके बाद क्वेश्चन 2 पे जाऊंगा, और अगर इन्होंने गलत दिया होगा तो मैंने पहले इन्हें समझाऊंगा, और अगर किसी और को भी नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन 1 तो मैं वैसे भी समझाऊंगा। अगर आप लोगों के आंसर जो आ रहे होंगे वो गलत आ रहे होंगे तो फिर मैं क्वेश्चन 1 सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा, जो भी आप आंसर मुझे देंगे सारे स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन नंबर लिख कर देंगे, क्वेश्चन 1 आंसर ये, क्वेश्चन 2 आंसर ये। तो उससे मुझे ये पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट किस क्वेश्चन तक पहुंच गया है और वो किस क्वेश्चन के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा था उस वक्त मुझसे, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस आई थिंक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन 1 सब लोग स्टार्ट करें और अपना आंसर मुझे प्राइवेट में दें। मैं सबकी पार्टिसिपेशन चेक करूंगा, जो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा उससे डिस्कस करें, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सबने एक्टिव पार्टिसिपेशन रखनी है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछे, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जी, इखलास का जवाब आ गया और सही जवाब आया इखलास आपका, बिल्कुल। आप क्वेश्चन 2 पे प्रोसीड कर जाएं। जी अनस असलम कहाँ तक पहुँचे बेटा? आपको कुछ टाइम चाहिए तो बता दें मुझे, वरना नहीं हो रहा तो मैं करवा दूं आपको। उमर अनवर, आपका आंसर सही है बेटा, आप भी क्वेश्चन 2 पे प्रोसीड कर जाएं। जी अनस असलम।
सर नहीं हो रहा। अच्छा सॉल्व करा रहा हूँ। मोहम्मद सलमान, आपका आंसर भी सही है। अच्छा क्वेश्चन 1 देखें कैसे सॉल्व होना था। क्वेश्चन 1 के अंदर इन्होंने बताया कि जब आप कार्बोहाइड्रेट कोई भी खाते हैं, जैसे 1.8 kg कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएं तो उसमें से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अज्यूम करें कार्बोहाइड्रेट CH2O है, तो CH2O जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में जाके आपकी सेल्स के अंदर उसकी रिस्पायरेशन होती है। रिस्पायरेशन कंबशन ही होती है बेसिकली, सेलुलर रिस्पायरेशन जिसे कहते हैं। आपकी बॉडी में कंबशन होती है। आपको पता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका रेशियो ऑक्सीजन और वाटर का नहीं है, ये रेशियो हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर आप मास निकालेंगे तो वो आएगा 30, इसके आगे केजी लगा लें। कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालेंगे तो वो आएगा 44, इसके आगे केजी लगा लें। दैट मीन्स अगर आप 30 kg बर्न करेंगे तो 44 kg बनेगा। क्वेश्चन में 1.8 kg बर्न करने को कहा गया है तो उससे कितना बनेगा, x निकालेंगे तो आंसर डी आएगा। सही है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास हैं आफिया जफर। क्वेश्चन 2 का आंसर दें बेटा। आफिया जफर क्वेश्चन 2, और बाकी बच्चे जो क्वेश्चन 2 कर लें अपना आंसर प्राइवेट में दे दें मुझे मैसेज, ताकि मैं आपको बताऊं आपने सही सॉल्व किया है या गलत, और फिर आप आगे 3 पे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी स्पीड से। जी उमर आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर लिखें। जी सलमान आपका आंसर सही है, अनस आपका आंसर गलत है, मारी आपका आंसर गलत है, रबा तबस्सुम आपका आंसर गलत है, और आफिया करें बेटा जल्दी से आंसर निकालें। और इखलास अहमद आपका आंसर सही है, उमर आपका आंसर सही है, मुदस्सिर आपका आंसर सही है, आयशा फारूकी आपका आंसर भी सही है, नुमान शाहिद आपका आंसर भी सही है। जी आफिया बेटा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ताकि आपका आंसर आ गया तो ठीक है, वरना नहीं आया तो बताया मैं एक्सप्लेन कर दूं। वैसे ही मैंने क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन करना है, कुछ बच्चों को गलत आ गया है। बाकी जिन बच्चों का सही मैंने बोला है वो 3 पे प्रोसीड कर जाएं। क्वेश्चन 3 में जो डेटा बुकलेट का वर्ड लिखा हुआ है इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल। आपके सिलेबस के अंदर बिल्कुल लास्ट में एक डेटा बुकलेट लगी हुई होती है इस तरह। ये आपको जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे मैं भी प्रोवाइड करूंगा, ये पूरे साल आपको लेकर आनी है बुकलेट। 10-12 पेजेस की बुकलेट होती है, और ये आपको जब आप एग्जाम देंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 में मिलेगी। ये है डेटा बुकलेट। इसके अंदर जो है वो 11 टेबल्स होते हैं। वन ऑफ दोस टेबल नंबर 11 द लास्ट वन, अगर आप कंटेंट में देखें यहाँ पे तो पीरियोडिक टेबल होता है। तो डेटा बुकलेट यूज करने का मतलब है कि आप इस बुकलेट में से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लें। यूजुअली इन क्वेश्चंस के लिए तो पीरियोडिक टेबल होगा, जैसे कि मास वास यूज करना है कुछ इस तरह का, या कोई एवोगैड्रो कांस्टेंट यूज करना है। तो डेटा बुकलेट के वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 3 में आप क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करें। सो आफिया कहाँ पहुंची जरा देखते हैं चैट में। आफिया आपका आंसर गलत है। अब देखें आंसर कैसे सॉल्व होना था। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है बेटा ये कि ये कॉपर के आइसोटोप्स निकल के आ गए। कॉपर का एक आइसोटोप का मास 63 है और कॉपर के दूसरा आइसोटोप का मास 65 है। कॉपर 63 एंड
कॉपर 65, एक का रेशो 7 है, सॉरी इसका, हाँ बिल्कुल सही, इसका रेशो 7 है, इसका रेशो 3 है। तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव अबेंडेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 63 इंटू 7 प्लस 65 इंटू 3 टोटल डिवाइडेड बाई 10। तो आपका आंसर सी बनेगा। टोटल डिवाइड बाई 10 क्यों किया, क्योंकि ये जो दो नंबर्स होते हैं ना, इनका सम से डिवाइड करते हैं, इनके सम से, तो 10 आएगा आपका आंसर। इसके लिए जो मैंने आपको मोल्स के नाम से वो दिए हैं नोट्स, उसमें बहुत सारे ये सॉल्व हुए हुए हैं क्वेश्चंस, वहां से आप ये देख सकते हैं अगर किसी का वीक है टॉपिक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हम असाइन करेंगे स्पेसिफिकली अटेंडेंस के हिसाब से आयशा फारूकी आपको। आप ये क्वेश्चन 3 सॉल्व करो बेटा। 100 से उमर अनवर तब डिवाइड करते हैं जब टोटल लेफ्ट पर 100 हो गया। वो 70% और 30% लिखा होता तो मैं 100 से डिवाइड करता। ठीक है, उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो एक्सेस पे लिखे हुए नंबर्स का सम होगा, उससे डिवाइड करेंगे। ये बात मैंने बताई थी पढ़ाते वक्त आपको, 100 से हर वक्त डिवाइड नहीं होता। जी मोहम्मद सलमान, क्वेश्चन 3 का आंसर आपका गलत है। साद अहमद आपका आंसर सही है, मुदस्सिर अली आपका आंसर सही है, मारिया आपका आंसर गलत है, नोमान शाहिद आपका आंसर 3 का गलत है, सलमान खान आपका आंसर सही है। ठीक है जी, आयशा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, तो उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। सर नहीं समझ में आया आपको, मैं समझा रहा हूँ, चले यहाँ देखें। सबसे पहले तो आप 500 cm के ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लें। मोल्स कैसे निकलते हैं गैस के, वॉल्यूम ऑफ द गैस, अगर ये cm क्यूब में तो dm क्यूब से 24 dm क्यूब से डिवाइड नहीं होगा,
उसको भी cm क्यूब में करें तो मोल्स आएंगे। यहाँ जो आपका आंसर आएगा ना, याद है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। तो जो आपका आंसर आया उसमें कितने पार्टिकल होंगे x, एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, यानी कि आंसर से आपने एवोगैड्रो कांस्टेंट को बस मल्टीप्लाई कर देना है इसको, आपका आंसर ए आ जाएगा बेटा। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा इतने वॉल्यूम में कितने मोल होते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहले अगर आपको मोल पता चलेंगे तो फिर आप उससे मॉलिक्यूल निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट वी आर असाइनिंग टू इखलास अहमद। इखलास अहमद खान, आप क्वेश्चन नंबर 4 करें। इखलास क्वेश्चन 4 थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ना पहले इन तीन की कम से कम CH4 C2H6 C3H8 इन तीनों की ऑक्सीजन में कंबशन इक्वेशन लिखनी है, और फिर देखना है कि जैसे जैसे यहाँ कार्बन की तादाद 1 से 2, 2 से 3 हो रही है तो ऑक्सीजन की वैल्यूज किस हिसाब से बढ़ रही हैं। इन चारों ट्रेंड में से कोई एक ट्रेंड सूट करना है इसके हिसाब से। आप पहले ट्राई करें, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा, वरना अगर नहीं होगा तो। नहीं इखलास, इसका आंसर सी नहीं है, रबा सी आंसर नहीं है।
मुदस्सिर आपका आंसर सही है और सलमान आपका आंसर भी सही है। आफिया आपका आंसर गलत है और हमेशा क्वेश्चन नंबर साथ में लिखे हैं। आप आंसर बता रही हैं। उमर आप भी क्वेश्चन नंबर लिखा करो बेटा, मुझे क्या पता कौन से का आंसर है ये। 4 का आंसर सही है ये आपका। उमर उमर सही है आपका आंसर, आफिया आपका आंसर गलत है। बाकी मैं आप लोगों को ये सॉल्व करवा रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए ज़रा। ये मोबाइल इसकी बैटरी डाउन होगी, इसको मैं चार्जिंग पे लगाऊँ, 1 सेकंड। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा आप लोग। नहीं बेटा 4A नहीं है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखें सारे। इसको सॉल्व इस तरह करना था कि सबसे पहले जब आप इक्वेशंस बैलेंस करेंगे तो आप सब एग्री करेंगे कि यहाँ आंसर 2 मोल आ रहा था, यहाँ पे 3.5 मोल आ रहा था, यहाँ पे 5 मोल आ रहा था। तो अगला वाला भी अगर एक और हम लिख लेना C4H10 और आप इसको भी बैलेंस करें तो वो 6.5 मोल आएगा। तो अगर आप देखें तो ये 1.5 का इंक्रीज आ रहा है, 1.5। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट इंक्रीज। कांस्टेंट इंक्रीज, इंक्रीज है पर इंक्रीज कांस्टेंट है, तो बी आंसर है। पहले तो आप इन चारों लाइनों के मतलब समझें। डी का मतलब होता कि पहले से लेके सबका आंसर 2 होता, सबका आंसर 2 होता ना, तो इसका मतलब है कांस्टेंट वैल्यू 2। ये तो नहीं है। अब वैल्यू इंक्रीजिंग है, अब इंक्रीजिंग में बच्चे का जवाब आएगा ए है, बी है, सी। इंक्रीज तो है वैल्यू, पर ए बी और सी के इंक्रीजिंग के अलग अलग मायने हैं। ए का मतलब ये है कि अगर पहली वैल्यू 2 है और दूसरी वैल्यू 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज आया 1.5 का, तो अगली वैल्यू जो है ना वो कोई 7 होगी। मतलब उसमें और उसमें पिछली वाले में इंक्रीज 3.5 का हुआ, अगली वैल्यू जो है ना वो 12 होगी, यानी कि 5। यानी कि एक तो पहली बात है इंक्रीज, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंसेस, ये ए है। इंक्रीज तो हो रहा है बट इंक्रीजिंग डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है, ये ए होता है। बी का मतलब ये होता है कि इंक्रीज तो हो रहा है पर कांस्टेंट डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है। जैसे 1.5 1.5 1.5, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ग्रेडियंट निकाल दें इस लाइन का, तो उसका ग्रेडियंट 1.5 आ जाएगा कि 1.5 का कांस्टेंट इंक्रीज चल रहा है, इसलिए आंसर बी है। समझ में आई बेटा सबको? इखलास भाई आपको समझ में आई? आपका एक क्वेश्चन था आई थिंक। जी मारिया हमीद, क्वेश्चन हामिद बल्कि सॉल्व करें क्वेश्चन 5। नहीं, साद अहमद गलत आंसर है बेटा।
जी आफिया आपका आंसर सही है क्वेश्चन 5 का। रबा आपका भी आंसर सही है। सलमान आपका आंसर भी सही है। मारिया आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अनस ये आंसर नहीं है बेटा। मारिया ये आंसर नहीं है। चले अब मैं सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ देखें मारिया का आंसर आ गया। तो इन्होंने आपसे पूछा था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन के 1 ग्राम में, और इनमें से किसके पास उतने ही एटम्स होंगे। तो सबसे पहली बात है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम में एटम पता करना है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 1 मोल में, 1 मोल में 2 मोल एटम होते हैं, 2 मोल एटम्स होते हैं, 2 मोल H2 एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले ये बात है 1 ग्राम में हाइड्रोजन के मोल कितने होते हैं, 0.5 मोल होते हैं। 0.5 मोल में कितने एटम होंगे, 1 मोल एटम होंगे, वन एटॉमिक मोल्स, 1 मोल एटम्स होंगे। मारिए ये बात समझ में आई आपको कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 0.5 मोल होता है, 0.5 मोल होता है H2 के। पर हाइड्रोजन के कितने मोल बन जाएंगे, वो 1 मोल बन जाएंगे। तो यू हैड टू फाइंड कि इनमें से किसके पास 1 मोल एटम है। बेटा जब तुम इन सब के पहली बार इन सब मासेस को जब तुम मोल में कन्वर्ट करोगी ना, तो ये मोल आएंगे 0.5, ये मोल आएंगे 0.5, और ये मोल आएंगे 1 मोल, और इसके मैं अभी निकाल नहीं रहा आखिर का, क्योंकि आंसर नहीं, आंसर सी है हमारा। तो ये कैसे सॉल्व करना था। ए में सबसे पहले तुम देखो कि 1 मोल में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एटम कितने हैं, तो 3 मोल एटम है, 3 मोल एटम्स, क्योंकि 1 कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन का एटम, 3 मोल एटम। तो अगर 0.5 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटम के 1.5 मोल हो जाएंगे। हमें 1.5 नहीं, हमें 1 मोल चाहिए, इसलिए ए आंसर नहीं है। बी में 1 मोल CH4 में 5 मोल एटम है, तो 0.5 में 2.5 मोल हो जाएंगे, हमें वो भी नहीं चाहिए, वो भी हमारा आंसर नहीं है। ये हमारा इसलिए आंसर है क्योंकि सी में 1 मोल नियोन में 1 मोल एटम है, क्योंकि नियोन मोनोएटॉमिक है, और अभी 20 ग्राम में आया भी 1 मोल ही है, तो आंसर 1 मोल ही रहेगा। एंड वी वर लुकिंग फॉर 1 मोल, सो दैट्स व्हाई आंसर इज सी। बेटा आप सब लोग थोड़ा सा ना ए लेवल के क्वेश्चन की वर्डिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, कि वो क्या मांग रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, सिर्फ इक्वेशन एक बैलेंस करनी है आपने, दैट इज बी, ठीक है। ये आई वुड नॉट असाइन दिस क्वेश्चन टू एनीवन, कभी कभार कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, लकी होते हैं वो स्टूडेंट जिनके पेपर में आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार क्वेश्चन मुश्किल भी होते हैं, पर पेपर बैलेंस्ड होता है। मुदस्सिर अली क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें बेटा।
अच्छा जी, 7 का आंसर सी है। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया वो गलत है। अच्छा जी, 7 का आंसर सी इस तरह है कि आपने सोडियम एजाइड और नाइट्रोजन का रेशो रखना था, तो 2 मोल सोडियम एजाइड रेशो 3 मोल नाइट्रोजन। इसका मास और इसका वॉल्यूम का रेशो था। तो इसका जो मास है सोडियम एजाइड का वो 130 ग्राम है। 3 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम 72 dm³ होता है। 50 ग्राम विल गिव अस एक्स। तो एक्स का आंसर आपका आएगा 27.7। इट इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 8 बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको छोड़ दें। 9 कर लेते हैं। 9 सॉल्व कर लें। 9 मोहम्मद सलमान आप सॉल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद 10 सॉल्व करेंगे। जी बेटा, आपने सही आंसर दे दिया है। 9 का आंसर सी है। गुड। 10 पर आ जाए। 10 थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा देख के सॉल्व कीजिएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज बीइंग असाइंड टू नासिर हुसैन। देख के सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा चैलेंजिंग है ये।
अच्छा जी, 10 का आंसर आपने अभी तक नासिर हुसैन आपने नहीं दिया, बाकी बच्चों ने 10 का आंसर दिया है। जो बच्चे दे रहे हैं आयशा फारूकी, मोहम्मद सलमान और सलमान अहमद, उमर अनवर, आप लोगों का आंसर सही है। नासिर हुसैन आंसर गलत दिया आपने, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहता केयरफुल रहिएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन का रेशो देखते हैं और वो देखते हैं कि 2 मोल 3 मोल दे रहे हैं तो 1 मोल 1.5 मोल देगा, और ये मोस्ट ऑब्वियस आंसर होता है। 90% स्टूडेंट ये आंसर देना शुरू हो जाता है। और जब आप एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ काम करते हैं जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, तो वो आंसर बी देंगे जो कि करेक्ट आंसर है। उसकी वजह यह है कि जो सोडियम साथ में प्रोड्यूस होगा 1 मोल, क्योंकि 2 मोल से 2 मोल होता है, तो 1 मोल से 1 मोल सोडियम प्रोड्यूस होगा, वो फर्दर 1 मोल सोडियम 0.1 मोल नाइट्रोजन देगा, क्योंकि जब 10 मोल होता है तो 1 मोल देता है, तो 1 मोल 0.1 मोल देगा। तो पहले वाले से 1.5 मोल और फिर यहाँ से 1.5 0.1 मोल मिलकर बी आपका आंसर होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, गुड। सो आज हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम मंडे को एक लास्ट ऑनलाइन सेशन करेंगे, अगर आपकी मेरी मंडे को क्लास है, और ट्यूसडे से इंशाल्लाह आपसे फिर स्कूल में मुलाकात होगी। हमारे पास बहुत लंबा रास्ता है अभी कवर करने के लिए, और जिन बच्चों ने हमें देर से ज्वाइन किया था उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि दोबारा से वो जूम लेक्चर वगैरह देखें, और फिर जब स्कूल में चीज़ें स्टार्ट होंगी तो फिर वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि चीज़ों को कैसे लेके चलें, और फिर उस हिसाब से आगे लेके जाएंगे सिलेबस को। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चंस एनीवन? अच्छा, वेल्स जो है वो देर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है बेटा, जब तक देर से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम ऑनलाइन चलते रहेंगे लेके क्लासेस को, कोई मसला नहीं है। बट 20 अगर अगर 21 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं चाहूँगा फिर नेक्स्ट वीक में ना हम इस चैप्टर को मैक्सिमम ख़त्म कर दें, और टेस्ट करके नया चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरी अगस्त और पूरी सितंबर सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ें, दैट विल बी बिट लेट। तो फिर आप लोग ये करें कि आप लोग जो है वो इस चैप्टर के जितने एमसीक्यू अपनी स्पीड के साथ करना चाहते हैं कर लें, मैं इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एमसीक्यू का काम जो है ना वो वीकेंड पे खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके आंसर्स दे दूंगा, ये सारे एमसीक्यूज कर लें। थ्योरी के आंसर्स तो लगे हुए, मतलब आप ये वर्कशीट अपनी स्पीड से जितनी करना चाहते हैं आप अकम्प्लिश कर लें, और फिर मैं नेक्स्ट वीक में इसकी क्वेरी डिस्कशन क्लास रखूंगा, जिससे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा वो पूछ लूंगा आप लोगों से, फिर एक टेस्ट करके वी वुड लाइक टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यूं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। सही है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर नेक्स्ट वीक ओपन हो जाए तो ठीक है, पर नेक्स्ट वीक अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट वीक फिर हम इस चैप्टर को तो खत्म करें, ताकि जब हम स्कूल में लैंड करें तो फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। दैट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी नाउ, अगर थोड़ा सा देर से स्टार्ट हो रहा है स्कूल। सही बेटा, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।